विधानमंडल दो सदन है विधानमंडल के, विधानसभा और विधान परिषद, जिसमें से विधानसभा प्रत्येक राज्य में होती है और विधान परिषद ये प्रत्येक राज्य में होना आवश्यक नहीं है। ये उस राज्य की विधानसभा पर निर्भर करता है कि वह उस राज्य में विधान परिषद का गठन करना चाहती है या नहीं। तो इसका गठन कैसे होता है आगे पढ़ते हैं। फिलहाल यहाँ देखिए कि हमने इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो पिछली वीडियो के अंदर, पिछली क्लास के अंदर हमने इसके डिफरेंस को क्लियर किया है। आज हम देखने वाले हैं नेक्स्ट, इनको अलग अलग और इम्पोर्टेंट तरीके से, तो जल्दी से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले 170 के तहत इसका गठन और संरचना बताई गई है। विधानसभा की संरचना के बारे में उल्लेख कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 170 में इसका उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानसभा होगी और जितने भी व्यवस्था कानून बनाए जाएंगे वो विधानसभा के अंदर से होकर के गुजरेंगे। इसके अंदर देखें कि विधानसभा जो है ये एक नियमन सदन होता है। क्या होता है? एक नियमन सदन होता है। ये एक अस्थायी सदन होता है, अस्थायी, और यह प्रथम सदन कहलाता है, प्रथम सदन कहलाता है। इसके उपरांत हमने आगे चल करके देखा, तो चलिए देखते हैं। निर्वाचन की बात की तो निर्वाचन जो इसका किया जाता है, निर्वाचन इसके सदस्यों का जो निर्वाचन किया जाता है वो कैसे? प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से इनका निर्वाचन किया जाता है। कार्यकाल की बात करते हैं तो कार्यकाल, इसका कार्यकाल जो है सदस्यों का कार्यकाल कह दें या फिर विधानसभा का कार्यकाल कहा जाए तो कार्यकाल है 5 वर्ष। तो आज हम थोड़ा सा और इसको अच्छे से देखते हैं कि इसका कार्यकाल, सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, परंतु मुख्यमंत्री की सलाह पर, मुख्यमंत्री की सिफारिश, सलाह या सिफारिश से क्या किया जा सकता है? मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल इसे 5 वर्ष से पहले भी विघटित कर सकता है। इसे 5 वर्ष से पूर्व विघटित कर सकता है या इसे भंग किया जा सकता है। विघटित या भंग करना तो कब किया जा सकता है? मुख्यमंत्री की सलाह पर। करेगा कौन? राज्यपाल, लेकिन सलाह किसकी होगी? मुख्यमंत्री की, क्योंकि मुख्यमंत्री जो है वो सामान्यतः विधानसभा का सदस्य होता है और उसकी मंत्री परिषद जो होती है वो भी विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इसका मतलब ये सभी जो मंत्री हैं, ये सभी के सभी मंत्री विधानसभा से संबंधित होते हैं और उन मंत्रियों का जो मुखिया होता है वो मुख्यमंत्री होता है। तो मुख्यमंत्री के कहने पर इसे 5 वर्ष से पूर्व भी विघटित किया जा सकता है। और यदि आपातकाल की स्थिति हो, आपातकाल की स्थिति में विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है। तो विधानसभा का कार्यकाल कम से कम 1 वर्ष में, एक बार में 1 वर्ष भी बढ़ाया जाएगा भी, ठीक है? एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। विधानसभा का कार्यकाल जो है सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, परंतु आपातकाल की स्थिति में एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। और जब ऐसा रहे कि भी विधान जो अपना आपातकाल था वो 2 महीने चला, 3 महीने चला, तो ऐसी स्थिति में इसका कार्यकाल 6 माह से अधिक नहीं होगा, 6 माह से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। क्या समझेंगे यहाँ पर? दोबारा देखिए, जैसे कि आपातकाल लगने की स्थिति है, अब आपातकाल की घोषणा हो जाती है तो इसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए कह दिया जाएगा कि 1 वर्ष के लिए विधानसभा का, लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जाता है। अब जब 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया, हो सकता है वो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आपातकाल समाप्त हो जाए। तो ऐसी स्थिति में जब वो समाप्त हो जाता है तो ऐसी स्थिति में विधानसभा का कार्यकाल या लोकसभा का कार्यकाल 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता। जैसे एग्जाम्पल तौर पे अपन देखते हैं कि भी मार्च महीना है, मार्च माह के अंदर आपातकाल की घोषणा हुई तो इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया मार्च 2022 से लेकर के मार्च 2023 तक।
इसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। और मान लेते हैं कि ये जो है अगस्त में या फिर जुलाई के अंदर जाते ही क्या हो जाएगा, आपातकाल समाप्त हो जाए। तो आपातकाल समाप्त हो जाएगा तो 6 महीने तक ही इसका कार्यकाल होगा, यानी कि इसका कार्यकाल सितंबर तक ही रहेगा। कहां तक रहेगा, सितंबर तक। ये हो गया हमारे पास में कौन सा 9वां महीना है और ये कौन सा है, 3रा महीना। तो यानी 6 महीने तक ही इसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। चलिए, ये तो था इसके कार्यकाल को लेकर के कि सामान्यतः 5 वर्ष मुख्यमंत्री की सलाह पर कम हो सकता है और आपातकाल की स्थिति में अधिक हो सकता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। तो कार्यकाल के बाद में यदि हम बात करें, निर्वाचन हमने देख लिया है और इसके बाद में रहेगा हमारे पास में योग्यता। तो योग्यताएं, जो भी सदस्य होते हैं, जो भी विधायक होते हैं, एमएलए होते हैं, उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, वे भारत के नागरिक हों, 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों और किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो। लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए, ना तो राज्य सरकार के अंतर्गत ना भारत सरकार के अंतर्गत। और यदि वे एक समय में 2 सदन के सदस्य पाए जाते हैं, मतलब कि वो विधान परिषद में भी चले गए या राज्यसभा में चले गए, लोकसभा में भी जीत गए और उधर से विधानसभा के इलेक्शन भी जीत जाते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर उन्हें एक पद से अपना त्याग पत्र देना होगा, अन्यथा उसका अपने आप ही मान लिया जाएगा कि वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। तो इसीलिए उसे क्या करना होगा, अपने पद से त्याग देना होगा। तो एक से अधिक सदन का सदस्य नहीं हो सकता। एक से अधिक सदन का सदस्य नहीं हो सकता है। लाभ के पद पर नहीं होगा, लाभ के पद पर नहीं होगा। इसी के साथ एक प्रक्रिया होती है दल बदल की, कि दल बदल के कारण भी इसको अयोग्य ठहराया जाता है। दल बदल, यदि कोई विधायक दल बदल कर लेता है, दल बदल लेता है, तो इसके लिए 52वां संविधान संशोधन, कौन सा, 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया और उसका नाम रखा गया दल बदल। तो ये 10वीं अनुसूची जो है किससे संबंधित है, दल बदल से संबंधित है। यानी क्या होता है इसके अंदर कि कई बार क्या है कि जैसे कोई बीजेपी का विधायक है या कोई कांग्रेस का है, अब जीत करके गया, जहां से वो लड़ रहे हैं, एक तरफ बीजेपी का है और एक तरफ कांग्रेस का है, 2 पार्टियां हैं, इन दोनों के यहाँ पर एमएलए की पोस्ट पर दोनों के दोनों उम्मीदवार खड़े हैं और वो चुनाव लड़ रहे हैं। अब हुआ क्या कि जैसे कोई इन दोनों में से एक विधायक नहीं जीतेगा, क्योंकि जाएगा तो एक ही जीत करके। अब यहां से कांग्रेस का जो विधायक है वो यहां से जीत करके चला गया। जब ये चला गया कहां पर, विधानसभा के अंदर, और विधानसभा में मान लेते हैं सरकार बन जाती है किसकी, बीजेपी की सरकार बन जाती है, क्योंकि एक विधायक से तो काम नहीं चलेगा, विधायक तो और भी तो बहुत होते हैं। और मान लेते हैं कि ज्यादा किसके जीत गए हैं, बीजेपी के, तो सरकार बन गई है बीजेपी की। अब इसके मन में आया कि मैं ऐसे करता हूं, मैं बीजेपी जो है उस दल को ज्वाइन कर लेता हूं, अपना दल बदल लेता हूं। अब अगर वो अपना दल बदल लेता है तो अब वो किस पार्टी का सदस्य कहलाएगा, दूसरी पार्टी का सदस्य कहलाएगा। अब अगर वो ए पार्टी का सदस्य है और जीत करके आया है वो बी पार्टी के नाम से, तो इसीलिए यहां पर ये क्या कहलाएंगे, ये अयोग्य हो जाएगा इस पद के, कि आप जीत करके तो आए थे बी पार्टी के नाम से और यहां पर आकर के आप मिल गए हैं ए पार्टी के साथ में, तो ये आपका दल बदल जो है ये निषेध है। इस कारण से आप अयोग्य ठहराए जा सकते हैं। तो ये एक दल बदल की प्रक्रिया होती है। चलिए, इसे अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना काफी है कि इस प्रकार से आप समझिए, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि जब ये ए पार्टी में चला गया है तो आप खुद ही देखेंगे कि एक पार्टी को तो उस क्षेत्र में लाइक ही नहीं किया जा रहा। ये देखिए कि जिस क्षेत्र में ए पार्टी को लाइक नहीं करते, वोट मिला ही नहीं, इसलिए वो हारा।
अब वो आगे जाकर के फिर से वो ए पार्टी को ज्वाइन कर रहा है, तो इस हिसाब से तो यहाँ की जनता के साथ में क्या हो जाएगा, धोखा हो जाएगा कि भी हमने भेजा तो था बी पार्टी को जिता करके और वो बन गया ए पार्टी का मेंबर, तो जनता के साथ में धोखा ना हो इसीलिए उससे क्या कर दिया जाएगा, या तो ए पार्टी का सदस्य वापस से यहाँ से चुनाव लड़ना होगा ए पार्टी का मेंबर बन करके, और अगर चुनाव नहीं लड़ता है तो फिर उसका दल बदल के निषेध के कारण उसे पद से उसकी सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है, उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। योग्यता के बाद में अब हम बात करते हैं पदाधिकारियों के बारे में। पदाधिकारी में देखें तो विधानसभा के अंदर एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। उपाध्यक्ष, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, अध्यक्ष उपाध्यक्ष, इनका जो चुनाव होता है ये सदन के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। सदन के सदस्यों द्वारा अपने में से, यानी ऐसा नहीं कि अलग से होते हैं, नहीं, ये उन्हीं में से एक होते हैं। जैसे अगर हम बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान में विधानसभा के सदस्य जो हैं, जो एमएलए हैं, वो कितने हैं, 200। अब 200 सदस्यों में से ही किन्हीं दो को अध्यक्ष व उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। और ये कौन बनाएगा, इनका चुनाव कौन करेगा, तो सदन के सदस्य ही चुनाव करेंगे। तो सदन के सदस्यों द्वारा अपने में से एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष बनाया जाता है। अध्यक्ष हमेशा पक्ष का होता है और उपाध्यक्ष विपक्ष का होता है, विपक्षी दल का होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, पक्ष दल का होता है, यानी कि अध्यक्ष किसका होता है, पक्ष दल का होता है। कहने का मतलब विपक्षी दल, एक दल पक्ष होता है जो नेता सरकार बनती है, जिस दल की सरकार बनेगी वह पक्ष का दल कहलाता है। और जिस दल को दूसरा नंबर मिलेगा, जिसके सांसद या विधायक दूसरे नंबर पर होंगे, वो क्या कहलाते हैं, विपक्षी दल कहलाता है। तो विपक्षी दल और पक्ष दल होते हैं। अब इसी में यहाँ पर आप देखिएगा कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुन लिया गया है सदन के सदस्यों द्वारा। तो ऐसे ही इनको हटाया भी किसके द्वारा जा सकता है, हटाया जाएगा अविश्वास प्रस्ताव से इनको हटाया जा सकता है। कौन हटाएगा, सदन के सदस्यों द्वारा ही ये प्रस्ताव लाया जाएगा। और जैसे ही 50% प्लस 1 मत मिलेगा इनके पक्ष में, तो ये नहीं हटेंगे। और अगर इनके विपक्ष में मत पड़ जाता है 50% प्लस 1, जैसे राजस्थान में बात करें तो जैसे ही 101 सदस्यों ने जिस तरफ भी मत किया वैसा ही इसमें मान्यता होगी। जैसे ये अगर उसको अविश्वास प्रस्ताव को पास कर देते हैं तो वे अपने पद से हट जाएंगे, और अगर उसे पास नहीं करते हैं तो वो पद से नहीं हटेंगे। दूसरी बात, अब जब भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो 14 दिन पूर्व उसकी सूचना दी जाती है। 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है। बिना सूचना के अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। ये भले किसी के भी विरुद्ध हो, अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, या फिर मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, इन सब के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव 14 दिन से पूर्व सूचना के नहीं लाया जा सकता। नेक्स्ट आगे देखते हैं, यदि अपनी मर्जी से जाना चाहे, अध्यक्ष अपनी मर्जी से जाना चाहे तो त्याग पत्र किसे देगा, तो त्याग पत्र, तो अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देता है, अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देता है, उपाध्यक्ष को सौंपता है, और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को सौंपता है। तो देखा आपने कि इनको लेकर कौन आया था, सदन के सदस्यों द्वारा लाया गया। इनको हटाया किसने, सदन के सदस्यों द्वारा ही हटाया जा सकता है। और ये अगर खुद जाना चाहे तो इसका अध्यक्ष
उपाध्यक्ष को त्यागपत्र दे जाएगा और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र दे देगा। और यदि इनका कार्यकाल पूर्ण हो जाए तो कैसे होगा? इनका कार्यकाल देखिए, कार्यकाल, अध्यक्ष का कार्यकाल क्या होता है? अध्यक्ष का कार्यकाल होता है नई विधानसभा की प्रथम बैठक तक। इसका कार्यकाल कब होता है? नई विधानसभा की प्रथम बैठक तक। और उपाध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? विधानसभा के साथ, यानी जैसे विधानसभा का कार्यकाल पूरा हुआ, उपाध्यक्ष का कार्यकाल भी पूरा हो गया और अन्य सदस्यों का कार्यकाल भी पूरा हो जाता है। परंतु अध्यक्ष का कार्यकाल कैसा होता है? अध्यक्ष अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक नई विधानसभा चुनकर के उसकी प्रथम बैठक नहीं होती। और जैसे ही उसकी प्रथम बैठक होती है उसी दिन से इसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। इसके बाद में यदि हम शपथ की बात करें तो शपथ तो सभी सदस्यों को राज्यपाल के सम्मुख या राज्यपाल द्वारा ऐसे व्यक्ति के सम्मुख शपथ ग्रहण करनी होती है जो राज्यपाल ने यहाँ पर इनके लिए शपथ के लिए बनाया होता है। तो इस प्रकार से ये शपथ इनको कौन दिलाता है? तो राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। शपथ दिलाने का कार्य किसका है? राज्यपाल का है या फिर राज्यपाल द्वारा नामित कोई व्यक्ति द्वारा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि खुद जाएंगे तो त्यागपत्र देंगे, कार्यकाल पूरा होगा तो विधानसभा के साथ जाएंगे, और अगर नहीं जाएंगे तो इनको हटाया जा सकता है। कैसे? अविश्वास प्रस्ताव से। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अध्यक्ष के कार्य। ये अध्यक्ष के कार्य थोड़े से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अध्यक्ष के कार्य क्या होते हैं। अध्यक्ष के कार्य, तो अध्यक्ष क्या करता है? विधानसभा अध्यक्ष जो है ये सबसे पहले इसका कार्य है कि विधानसभा का संचालन करना या विधानसभा में सामंजस्य स्थापित करना। विधानसभा सदस्यों में सामंजस्य स्थापित करना। इसी के साथ आप देखेंगे कि विधानसभा अध्यक्ष जो है वो सदस्यों, ये सदन के अंदर, सदन में शांति और व्यवस्था स्थापित करता है। शांति और व्यवस्था स्थापित करता है। शांति व्यवस्था स्थापित करता है। इसी के साथ देखेंगे कि सदन जो अध्यक्ष है यह सदन की सभी कार्यवाहियों का संचालन करता है। सदन की जितनी भी कार्यवाही होती हैं उनका संचालन करता है। सदन और राज्यपाल के बीच अध्यक्ष द्वारा ही कोई संवाद होते हैं। अब सदन और राज्यपाल के बीच में कौन कड़ी है जो इन दोनों को जोड़ता है? तो वो विधानसभा अध्यक्ष है जो इनके बीच में कड़ी का काम करता है। इसी के साथ आप देखेंगे कि प्रत्येक सदस्य को कब भाषण देना है उसकी अनुमति कौन देता है? विधानसभा अध्यक्ष देता है कि भी उसका भाषण का समय क्या रहेगा, कितना समय वो भाषण करेगा। राज्यपाल आएगा तो उससे प्रश्न पूछे जाएंगे, मंत्री आएंगे, मुख्यमंत्री आएंगे तो उनसे प्रश्न करेंगे। कौन करेगा, कौन पहले करेगा, कौन बाद में करेगा, ये सब कार्य जो है कौन डिसाइड करता है? विधानसभा अध्यक्ष डिसाइड करता है। और इन सब में निकल करके आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारा है, वो ध्यान रखिएगा कि कोई विधेयक धन विधेयक
विधेयक है या नहीं, है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रखता है इसके लिए। तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। तो ये थे विधानसभा अध्यक्ष के महत्वपूर्ण कार्य। और इसके बाद में अगर हम चर्चा करें कि सबसे अधिक विधानसभा के सदस्यों वाला राज्य जो है वो कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश। हमने देखा पिछले क्लास के अंदर हमने उसके बारे में चर्चा की है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं आगे विधान परिषद के बारे में। नेक्स्ट कौन सा देखेंगे? विधान परिषद। तो विधान परिषद के बारे में कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। विधान परिषद और विधानसभा में इंपॉर्टेंट जो है वो विधानसभा है। विधानसभा के पास ही सबसे अधिक शक्तियां होती हैं। तो शक्तियों को आगे देखा जाएगा। फिलहाल जल्दी से देख लेते हैं कि यह उच्च सदन होता है और ये एक स्थायी सदन होता है, और यह द्वितीय सदन होता है। द्वितीय। इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कौन सा? कि इसे भंग नहीं किया जा सकता, परंतु इसे समाप्त किया जा सकता है। यानी अनुच्छेद 169 के तहत क्या प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य में ये विधान परिषद होना अनिवार्य नहीं है। इसका राज्य की विधानसभा चाहे तो गठन करवा सकती है और ना चाहे तो उसे नहीं जरूरत इसकी, इसे हटा भी सकती है। कैसे? इसके गठन की जो शक्ति प्राप्त है वो किसके पास में है? संसद के पास में। इसका गठन कौन करेगी? संसद। परंतु संसद किस राज्य में गठन करेगी? अब सीधा ऐसा नहीं है कि संसद अपनी मर्जी से गठन कर दे या उसको हटा दे, नहीं। पहले क्या होगा? पहले संबंधित राज्य, क्या चीज? संबंधित राज्य की विधानसभा, कौन? विधानसभा, क्योंकि विधानसभा प्रत्येक राज्य में होती है। तो संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पारित यहाँ पर क्या कहेंगे हम? प्रस्ताव कहेंगे। पारित प्रस्ताव संसद के पास भेजा जाता है। यानी अगर राजस्थान में विधान परिषद लानी है तो कैसे आएगी? तो राजस्थान की जो विधानसभा है 200 एमएलए जो है, ये क्या करेंगे? विधानसभा पहले एक प्रस्ताव पारित करेगी कि हमें राजस्थान में विधान परिषद की आवश्यकता है या नहीं। तो अगर प्रस्ताव पास हो जाता है कि हाँ हमें विधान परिषद की आवश्यकता है, तो वह प्रस्ताव जाएगा किसके पास? संसद के पास में। और संसद यहाँ विशेष बहुमत के साथ में, सामान्य बहुमत नहीं, विशेष बहुमत के साथ। विशेष बहुमत होता है कि जितने भी सदस्य उपस्थित सदस्य या मत देने वाले सदस्यों का दो तिहाई सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है। यदि, क्या मतलब समझा यहाँ पे, कि विधानसभा ने एक प्रस्ताव पास किया कि हमें विधान परिषद की आवश्यकता है, तो ये प्रस्ताव गया संसद के पास में, और संसद ने इस पर चर्चा की कि क्या उस राज्य को विधान परिषद दी जाए या नहीं दी जाए। तो उसके लिए यहाँ पर विशेष बहुमत से प्रस्ताव को पास किया जाएगा। तो यदि पास कर दिया जाता है तो उस राज्य में विधान परिषद स्थापित कर दी जाएगी। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि भी विधान परिषद चाहिए तो राज्य को, तो फिर इसमें संसद की क्या जरूरत है? हमें संसद से पास करवाना क्यों जरूरत है? अब देखिए जरा कि जैसे राज्य में विधान परिषद और विधानसभा है,
अब विधानसभा के सदस्यों को जो भी जितना भी यानी वेतन भत्ते दिए जाते हैं वो राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं, राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं, संचित निधि। ठीक है, अब विधान परिषद आ जाएगी तो संचित निधि से पैसा विधान परिषद के सदस्यों को भी देना पड़ेगा। तो इस कारण से विधान परिषद के आने से राज्य पर भार पड़ जाता है और ऊपर सरकार पर भी भार पड़ता है, क्योंकि यही एमएलए जो है इसमें भी कौन होते हैं, एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये वही चीज है। और इसी के साथ में आप देखेंगे कि इस पर यानी राज्य की वित्तीय व्यवस्था पर भार पड़ता है अधिक, उस वजह से सरकार यानी संघ सरकार को भी इसका नुकसान झेलना होता है। इसी कारण संसद भी पहले वहां देखती है कि वहां इसकी आवश्यकता है या नहीं है। क्योंकि अब ऐसा क्यों किया गया है, दूसरी बात और देखिएगा कि जैसे राजस्थान की बात कर लेते हैं कि राजस्थान में दो पार्टियां हैं, ए और बी। अब ए पार्टी की सरकार बनी तो सरकार किसमें से बनती है, विधानसभा में से। यदि ये काम संसद का नहीं है, संसद के पास में प्रस्ताव भेजने की जरूरत नहीं है, विधानसभा खुद जब चाहे विधान परिषद को ले आए, जब चाहे विधान परिषद को समाप्त कर दे। अगर ऐसा होता तो आज तक क्या गड़बड़ हो जाती, देखिए जरा। ए पार्टी की सरकार बनी, अब ये बहुमत के साथ में इसने प्रस्ताव पारित कर दिया कि भी हम विधान परिषद को भी लाएंगे, तो विधान परिषद को भी इन्होंने ले आए। अब विधान परिषद में भी सदस्य आ गए, विधान परिषद में जो भी सदस्य आएंगे उसमें से कुछ सदस्य विधानसभा के द्वारा चुने जाते हैं, जैसा कि हमने इसका निर्वाचक मंडल देखा था। अब ये विधानसभा में जो सदस्य चुनेंगे वो भी खुद उसी ए पार्टी के ही होंगे। ए पार्टी की सरकार बनी, उसी ने अपनी पार्टी के ही कुछ और सदस्यों को भी विधान परिषद में बुला लिया और उनको भी खिलाना शुरू कर दिया, क्या, राज्य की संचित निधि से उनको वेतन भत्ते देने शुरू कर दिए। और जैसे ही ये ए पार्टी की सरकार अगली बार नहीं बनेगी, और जब नहीं बनेगी तो बी पार्टी आई, बी पार्टी ने आकर देखा कि भी इस यहाँ पर विधान परिषद में कौन बैठे हैं, ए पार्टी के लोग बैठे हैं, तो फिर ये तो दिक्कत पैदा करेंगे। जब भी ये कानून बनाया करेगी, कोई भी कानून विधेयक पास करना है तो पहले विधानसभा में जाता है, तो फिर बाद में विधान परिषद में भी जाएगा, क्योंकि जब दो सदन होते हैं तो दोनों सदनों में से प्रस्ताव पारित होते हैं, जब एक सदन होता है तो एक सदन से ही प्रस्ताव पारित होते हैं। अब बी पार्टी के लोग जो है ये प्रस्ताव भेजते हैं और ये आगे से उसको ठुकरा देते हैं। दूसरा, ये फालतू का बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, वेतन भत्ते उठा रहे हैं, संचित निधि पर भार पड़ रहा है, इसीलिए ये सोचेंगे कि भी हमें इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटा दो, और ये खुद ही क्या कर देंगे, इसको हटा देंगे। तो इस प्रकार से जब ए पार्टी आया करेगी वो इसको ले आया करेगी, दूसरी पार्टी आएगी तो इसको समाप्त कर देगी। इस प्रकार से दोनों के बीच में ये बहस चलती रहेगी लंबे समय के लिए, जिससे नुकसान किसको होगा, जनता को होगा और राज्य की वित्तीय व्यवस्था को नुकसान होगा। इसीलिए इसमें किसका रोल इंपॉर्टेंट दिया गया है, संसद का, कि संसद के अंदर सरकार भले किसी की भी हो, वो भी विशेष बहुमत से इसको पास करेगी कि भी वहां चाहिए या नहीं चाहिए। तो इसीलिए ये थोड़ा प्रोसेस जो है वो लंबा हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी राज्य में विधान परिषद को लाना है या समाप्त करना है, इसका अधिकार संसद के पास में है, परंतु संसद के पास में ये बात पहुंचनी तो चाहिए ना कि हमारे यहाँ पर विधान परिषद है तो इसे समाप्त करो, और विधान परिषद नहीं है तो इसे गठन करो। ये थी बात। चलिए आगे देखते हैं। तो ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा यहाँ पे था, उसे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, तो विधान परिषद के सदस्यों की जो आयु सीमा होती है वो 30 वर्ष होती है, और उसी प्रकार से इसके सदस्य भी दो सदनों के सदस्य नहीं हो सकते हैं एक साथ। तो इस प्रकार से सेम योग्यता रहती है, और इनको भी राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाई जाती है, वेतन भत्ते इनके संचित निधि से उठाए जाते हैं। और एक हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया है विधानसभा के अध्यक्ष से संबंधित। विधानसभा के अध्यक्ष का एक इंपॉर्टेंट कार्य हमारा और रह गया है, और वो है निर्णायक मत देना, निर्णायक मत देने का अधिकार। सामान्यतः लोकसभा अध्यक्ष कभी भी मतदान नहीं करता है,
जैसे कोई भी प्रश्न आया, कोई भी विधेयक आया, तो उस पर वह संसद से, वह सदन से क्या करवाता है, उस पर मतदान करवाता है, मतदान करवाता है और परिणाम घोषित करता है। क्या होगा कि सदन में कोई भी प्रश्न उठा, अब वो प्रश्न कितना सही है कितना गलत है, कोई भी प्रस्ताव आया तो उसके लिए सदन के सदस्यों से वह क्या करवाएगा, मतदान करवाएगा और उसका परिणाम घोषित करेगा। तो इस प्रकार से वह सामान्यतः कभी भी मतदान नहीं करता है, परंतु जब कभी दोनों पक्ष और विपक्ष के मत बराबर हो जाते हैं, पक्ष और विपक्ष के मत बराबर हो जाते हैं, तो अब डिसीजन लेना है कि भी किसके पक्ष में वोट देनी है। तो इसीलिए अब वह अपने निर्णायक मत का प्रयोग करता है। वह किसका प्रयोग करता है, निर्णायक मत का। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, विधानसभा अध्यक्ष के पास में मतदान की कैसी शक्ति होती है, उसके पास में निर्णायक मत देने की शक्ति होती है, परंतु वह इसका प्रयोग कब नहीं कर सकता, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस निर्णायक मत का प्रयोग कब करता है, जब पक्ष और विपक्ष में मतदान बराबर हो जाए। लेकिन यह कब नहीं कर सकता, ये भी जरूरी है। तो जब विधानसभा अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया होगा कि भी आपको हटाया जा रहा है, तब वह निर्णायक मत का प्रयोग नहीं करेगा। तो फिर किस मत का प्रयोग करेगा, क्योंकि वह भी तो विधानसभा का एक सदस्य है। तो उस समय वह अपने सदस्य मत का प्रयोग करेगा, सदस्य मत का प्रयोग करेगा। विधानसभा अध्यक्ष के पास मत के दो प्रकार से मत करता है वह, एक निर्णायक मत के रूप में और दूसरा सदस्य मत के रूप में। सामान्यतः विधानसभा अध्यक्ष मतदान नहीं करता, वह निर्णायक मत का प्रयोग कब करता है, जब पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से मतदान बराबर हो। और वह निर्णायक मत का प्रयोग कब नहीं कर सकता, जब उसके खुद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आया हो, वह प्रस्ताव विधानसभा में विचारणीय हो, तो वह अपने पक्ष में निर्णायक मत नहीं देगा, तो फिर अपने पक्ष में कौन सा मत देगा, वह अपने विधानसभा सदस्य का मत का प्रयोग करता है। तो ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नीचे की जो तीनों बातें हैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको आप अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे। अंत में हमारे पास में जो रह गया था, विधानसभा की शक्तियां थी, विधानसभा की शक्तियां। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। विधानसभा की शक्तियां देखेंगे, विधानसभा की शक्तियां। तो विधानसभा की शक्तियां देखिए, सबसे पहले देखिए विधायी शक्ति, विधायी यानी कि विधि संबंधी शक्ति, विधि निर्माण की शक्ति। तो विधानसभा क्या करती है, विधि यानी कि कानून बनाने का अधिकार है, इसके पास में बनाने का अधिकार है। जहां पर विधान परिषद नहीं होती, वहां केवल विधानसभा द्वारा ही विधि और कानून बनाए जाते हैं, विधेयक प्रस्ताव पास किए जाते हैं। और यह राज्य सूची के विषय पर कानून बनाती है। राज्य सूची में जितने विषय हैं उन पर कानून बनाती है। और इसी के साथ समवर्ती सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है, समवर्ती सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। परंतु समवर्ती सूची पर कानून बनाने का राज्य और संघ दोनों का अधिकार होता है। और यदि यहाँ पर राज्य द्वारा बनाए गए कानून संघ द्वारा बनाए गए कानूनों का विरोध प्रकट करते हैं, तो राज्य के द्वारा बनाए गए कानून निलंबित कर दिए जाएंगे, वह मान्य नहीं होंगे। कैसे, राज्य सूची, इसमें राज्य के विषय होते हैं, तो इस पर तो कानून राज्य सरकार को ही बनाना है। परंतु समवर्ती सूची पर कानून राज्य सरकार और संघ सरकार दोनों बनाती है। यदि संघ सरकार ने जो कानून बनाया हुआ है
और राज्य सरकार जो उसी विषय पर कानून बना रही है और वह कानून उसके विरुद्ध जा रहा है, तो राज्य सरकार का कानून मान्य नहीं होगा। किसका कानून मान्य होगा? केंद्र सरकार का, संघ सरकार कानून मान्य होगा। ये विधि संबंधी शक्ति है। दूसरी बात करें वित्तीय संबंधी शक्ति। वित्तीय संबंधी शक्ति, तो वित्तीय संबंधी शक्ति की बात करते हैं तो धन विधेयक या वित्त विधेयक केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा। विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा। विधान परिषद इसे मात्र 14 दिन तक रोक सकती है। कैसे? धन विधेयक, साधारण विधेयक हो तो किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, भले आपकी इच्छा है कि आप विधान परिषद में पेश करना चाहते हैं या विधान सभा में पेश करना चाहते हैं, परंतु धन विधेयक केवल और केवल विधानसभा में ही जाएगा। विधान परिषद इसे 14 दिन तक ही रोक सकती है। नेक्स्ट देखते हैं निर्वाचन संबंधी शक्ति। निर्वाचन संबंधी शक्ति, तो विधानसभा के सदस्य किसका निर्वाचन करते हैं? तो देखिए, एक तो ये राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। दूसरा, विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। तीसरा, ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी भाग लेते हैं। तो विधानसभा सदस्य जो है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं, विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का चुनाव करते हैं और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भी सम्मिलित होते हैं। ये इसकी निर्वाचन संबंधी शक्ति है। इसके बाद अगर हम देखें तो रहती है संशोधन संबंधी शक्ति। संशोधन तो संसद कर सकती है, तो इसकी क्या शक्ति रहेगी? तो संशोधन संबंधी शक्तियों में क्या होता है कि भारत का संविधान में 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। एक सामान्य बहुमत से, एक विशेष बहुमत से और एक विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति। कैसे? एक तो देखो, भारतीय संविधान में संशोधन करना है तो एक तो सामान्य बहुमत से संशोधन किया जा सकता है, यानी संसद क्या करेगी, 50% प्लस 1 वोट के साथ में वहां संशोधन कर सकती है। विशेष बहुमत, कुछ ऐसे विषय होते हैं जिन पर विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, तो फिर उस समय संसद द्वारा 2/3 सदस्यों से प्रस्ताव पारित किया जाता है। और कोई विषय ऐसे होते हैं जो कि पूरे देश भर में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे मान लेते हैं जीएसटी। अब जीएसटी को लागू करने के लिए केवल संसद ही नहीं काम कर सकती, संसद के विशेष बहुमत की तो आवश्यकता थी ही, तो इसी के साथ आधे राज्यों की विधानसभा की भी सहमति आवश्यक थी। तो इसीलिए ऐसी स्थिति में राज्यों की विधानसभा भी उस पर अपना मत देती है। तो संविधान संशोधन में क्या विधानसभा का कोई रोल होता है? तो जी हाँ, बिल्कुल होता है। जब विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति की आवश्यकता पड़ती है तो उस समय राज्य विधानसभाएं क्या करती हैं, उस पर सहमति या असहमति का प्रस्ताव पारित करती हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे पास में विधानसभा की 3-4 शक्तियां हो गई हैं संशोधन सहित। अंत में एक शक्ति देखेंगे, न्यायिक शक्ति। अंत में एक शक्ति है न्यायिक शक्ति। तो न्यायिक शक्ति में क्या आएगा कि विधानसभा द्वारा, विधानसभा मुख्यमंत्री के विरुद्ध, मंत्रियों के विरुद्ध
अध्यक्ष के या उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास कर सकती है। तो किसी के विरुद्ध किसी को हटाना, उसके पद से हटाना, ये एक न्यायिक शक्ति होती है। तो इसमें विधान सभा जो है वो किस किस के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है? तो मंत्रियों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है, मुख्यमंत्री के विरुद्ध ला सकती है, अध्यक्ष के विरुद्ध ला सकती है और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सकती है, पारित कर सकती है। तो ये था हमारे पास में विधानसभा, विधान परिषद